अगर मैं आपसे पूछूं इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं लाइक प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, इन सबको एनर्जी कहाँ से मिलता है सर्वाइव रहने के लिए, तो आपका आंसर होगा फूड से, यानी भोजन से, राइट। बट वेट ए सेकेंड, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, इस पूरे इकोसिस्टम में 3 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता। मीन्स कोई प्लांट, उस प्लांट पर कोई शाकाहारी जीव डिपेंड रहता है और उस शाकाहारी जीव पर कोई मांसाहारी जीव डिपेंड रहता है, बट उस मांसाहारी जीव पर कोई डिपेंड क्यों नहीं रहता। वो क्यों डेड होने के बाद सॉइल में ही डिकम्पोज हो जाता है। बट इसका आंसर तो आगे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पृथ्वी पर ओवरऑल जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो है सूर्य। सूर्य के अलावे कोई एक ऐसा पार्टिकल या कोई एक ऐसा चीज़ जो इंडिपेंडेंट होकर एनर्जी दे सके, नहीं है ना। बट है, लेकिन नॉर्मल देखे तो नहीं है ना, क्योंकि पृथ्वी की इंटरनल एनर्जी उसकी सेल्फ एनर्जी ही होती है। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसको अल्टीमेटली एनर्जी सूर्य से ही मिल रहा है, और वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सन से डायरेक्ट एनर्जी गेन कर रहे हैं, जैसे प्लांट्स, पौधा, ये सब तो सूर्य से डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हैं। तो इनमें प्लांट में जितना भी एनर्जी है वो भी तो सूर्य की ही एनर्जी है। एंड इनडायरेक्ट की बात करें तो जो जीव प्लांट पर निर्भर रहता है, जैसे शाकाहारी जीव, तो वो शाकाहारी जीव में तो इनडायरेक्ट तो सन की ही एनर्जी है, सूर्य की ही एनर्जी है, क्योंकि उस प्लांट में भी तो सूर्य की ही एनर्जी थी। यानी जो डायरेक्ट एनर्जी गेन करता है वो भी सूर्य की ही एनर्जी होती है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्ट एनर्जी गेन करता है वो भी सूर्य की ही एनर्जी होती है। यानी ओवरऑल इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सूर्य के एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है। इसी एनर्जी से रिलेटेड 1942 में लिंडमैन ने एक लॉ दिया था जिसको 10% एनर्जी लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस पूरे इकोसिस्टम में यदि 2 या 2 से अधिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिएशन के लिए, तो उनमें सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगा। रिमेंड 90% एनर्जी इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जाएगा या इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। इकोसिस्टम मीन्स वेयर ऑल लिविंग बींग्स like plants, animals, microbes interact with each other and their non-living surrounding, water, soil, sunlight as a complete self-sustaining system। मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम जहाँ सभी लिविंग बींग्स न्यूट्रिएशन के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हो और वो पूरे वातावरण के साथ रहते हैं, सनलाइट के साथ रहते हैं। दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। और इस पूरे इकोसिस्टम में 3 सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो जीव, वो लिविंग बींग्स आते हैं जो सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी गेन करते हैं, जैसे प्लांट, पौधा, ये तो सूर्य से डायरेक्ट ही एनर्जी गेन कर रहा है, तो प्लांट प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और इसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, मीन्स उत्पादक, उत्पाद करने वाला, प्रोड्यूसर प्लांट। एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो लिविंग बींग्स आते हैं जो प्लांट पर न्यूट्रिएशन के लिए डिपेंड रहते हैं, जैसे शाकाहारी जीव, ह्यूमन वगैरह, ये सब तो प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिएशन के लिए, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। इसको कंज्यूमर भी बोलते हैं। कंज्यूमर मीन्स कंज्यूम करने वाला, यानी जो एनर्जी को कंज्यूम करे। एंड द थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में वो सब जीव आते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर पर निर्भर रहते हैं, यानी मांसाहारी जीव जो शाकाहारी जीव को खाते हैं, जैसे शेर वगैरह हो गया, ये सब तो टर्शियरी सेक्टर में ही आएगा। और इसको डीकम्पोजर भी बोलते हैं। डीकम्पोजर मीन्स अपघटन करने वाला, अपघटित करने वाला, जैसे कीड़ा वगैरह हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब डीकम्पोजर में आते हैं। तो लिंडमैन ने 1942 में यही एक्सप्लेन किए थे, अगर सूर्य से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो और वो कोई पौधा पर पड़ रहा हो तो वो पूरा एनर्जी गेन नहीं कर लेगा। मीन्स कोई पौधा है, उस पर जितना सनलाइट आ रहा है वो पूरा कंज्यूम नहीं कर लेगा, बल्कि अप्रोक्स 1 to 2% ही गेन करेगा। अब उसमें, उस पौधे में, पौधे तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, प्लांट तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, मीन्स जितने भी प्राइमरी सेक्टर हैं वो सिर्फ 1 to 2% ही एनर्जी गेन करते हैं सनलाइट का। और यदि उस प्लांट को कोई सेकेंडरी सेक्टर शाकाहारी जीव खाएगा, जैसे भेड़ बकरी, तो उसमें सिर्फ उसका 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगा। यानी उस पौधे में जितना एनर्जी था
सनलाइट के द्वारा कंज्यूम किया हुआ, उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही इस सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, यानी शाकाहारी जीव में आएगा। एंड अगर कोई टर्शियरी सेक्टर जैसे लायन वगैरह उस सेकेंडरी सेक्टर को खाएगा, यानी भेड़ बकरी को खाएगा, तो उसमें सिर्फ उसका 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। और जो इस प्रक्रिया के दौरान 90% एनर्जी बार बार बच जा रहा था, वो 90% एनर्जी इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जाएगा या इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, ये भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे आप सबके मन में एक क्वेश्चन नहीं आ सकता है, जैसे हमको रिसर्च करते वक्त आया था। मतलब टर्शियरी सेक्टर वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसको तो एनर्जी बहुत कम मिलेगा, 10% का 10% का 10%, ये तो बहुत कम एनर्जी हो जाएगा। मतलब उसका साइज छोटा हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, टीनी हो जाएगा। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा नहीं होगा, किसी किसी केस में हो भी सकता है। आप यहाँ पे खुद लॉजिक सोचिए ना, अगर कोई सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, मीन्स कि सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से बड़ा है तब ना उसको खा जा रहा है। एंड कोई टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को खा रहा है, मतलब कोई अगर लायन है वो डियर या कोई गोट को खा रहा है, तो लायन डियर वगैरह से सेकेंडरी सेक्टर से बड़ा है तब ना उसको खा पा रहा है। लेकिन यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर की संख्या कम जाएगी, ये तो नहीं हो सकता ना कि टर्शियरी सेक्टर को एनर्जी भी कम मिले और उसकी संख्या भी अधिक हो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं तो जाके ये बैलेंस होगा। क्योंकि आप खुद देखिए, इस पूरे इन्वायरमेंट में, इस पूरे अर्थ में पेड़ की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी प्राइमरी सेक्टर की संख्या सबसे ज़्यादा है, उससे कम सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे कम टर्शियरी सेक्टर है। लायन वगैरह तो बहुत कम है, यानी टर्शियरी सेक्टर की संख्या बहुत कम है। और यही से पता चलता है कि इस पूरे इकोसिस्टम में 3 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 10% एनर्जी का 10%, फिर तो बचेगा ही नहीं, और संख्या भी बहुत कम हो जाएगा, तो फिर 3 ट्रॉपिक लेवल से या 4 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और नहीं आ सकता है कि ऑलवेज प्राइमरी सेक्टर से जब सेकेंडरी सेक्टर में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो हमेशा ये 10% ही होगा, और जब सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे भी हमेशा 10% ही होगा। तो ये नहीं है, बट ये एवरेज वैल्यू है, मतलब एवरेज परसेंटेज वैल्यू है। इस वैल्यू को, मतलब इस लॉ को पब्लिश करने में लिंडमान को अप्रॉक्स 6 ईयर लगे थे। इस लॉ को पब्लिश करने में हुआ क्या था, एक मिनेसोटा नामक जगह पर सेडार बॉग लेक था, सेडार बॉग लेक। उस लेक के इकोसिस्टम को पूरा ऑब्जर्वेशन किया ये लिंडमान ने, और उस ऑब्जर्वेशन करने में अप्रॉक्स 6 साल लग गए थे। मतलब उस लेक में जितने भी प्राइमरी सेक्टर थे, सेकेंडरी सेक्टर थे, टर्शियरी सेक्टर थे, वो तीनों के बीच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को निकाला। मीन्स उस लेक में तो कोई छोटा मोटा पौधा भी होगा, शैवाल वगैरह, ये सब तो सन से डायरेक्ट एनर्जी गेन करते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर में आ गए। तो जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं प्लांट, उस लेक में 480 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी गेन कर रहे थे। यानी जितने भी प्राइमरी सेक्टर थे उस लेक में, वो एक साल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 480 कैलोरी एनर्जी गेन कर रहे थे सन से। और जो सेकेंडरी सेक्टर है उस लेक के, वहाँ पे जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के जो उस प्लांट पर डिपेंड थे, उसमें सिर्फ 70 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी गेन कर रहे थे। यानी एक साल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में वो 70 कैलोरी एनर्जी गेन कर रहे थे सेकेंडरी सेक्टर। एंड थर्ड की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर, जो मांसाहारी जीव थे उस लेक में, उस पूरे इकोसिस्टम में, वो सिर्फ 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी गेन कर रहे थे। तो यहीं से एक एवरेज परसेंटेज निकाला गया, तो अप्रॉक्स 10% आया, क्योंकि 480 कैलोरी का अप्रॉक्स 14.5% होता है 70 कैलोरी, एंड 70 कैलोरी का 10% तो 7 है। यानी इस पूरे इकोसिस्टम का ऑब्जर्वेशन करके लिंडमैन ने ये लॉ पब्लिश किया था 1942 में, और ये पूरे लॉ को पब्लिश करने में अप्रॉक्स 6 ईयर लगे थे लिंडमैन। तो ये था पूरा लिंडमैन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया इकोसिस्टम। एंड सब्सक्राइब करने के लिए किसी को बोलते तो नहीं है, बट आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो।